अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर किसी भी टाइप का इश्यू या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर 2 टाइप के थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसी कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, तो इस वजह से बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज़ स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ कंडीशन in which the thyroid gland is underactive and produces the less amount of thyroid hormone. Hyperthyroidism is a condition in which the thyroid gland is overactive and produces excessive thyroid hormone. अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है जिस दौरान थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाते हैं और इसी वजह से थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिस दौरान थायराइड ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं और जब ये ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन भी काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में होने लगता है और जब एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होगा तो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज होने लगता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट थायराइड डिसऑर्डर्स। को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि थायराइड डिसऑर्डर्स के कॉजेज क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज आयोडीन डेफिशिएंसी। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज सच एज हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। इन सम केसेस hypothyroidism is congenital and present since birth. It may also develop after thyroid surgery or radioiodine treatment as these destroy thyroid gland cells. Certain drugs such as antithyroid drugs, lithium, and amiodarone can suppress thyroid function and can lead to hypothyroidism. Tumors of pituitary or hypothalamus may also cause hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म का मेन कॉज होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर किसी पेशेंट के बॉडी में आयोडीन की कमी हो चुकी है, आयोडीन का डेफिशिएंसी हो चुका है, तो इसी की वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस है, तो इस डिजीज के वजह से भी पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म स्टार्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बर्थ से ही हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज होना चालू हो जाता है। अगर किसी पेशेंट का थायराइड सर्जरी हो चुका है या फिर कोई पेशेंट रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट ले रहा है, तो इन वजह से भी पेशेंट के थायराइड ग्लैंड सेल डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं और जब थायराइड ग्लैंड्स के सेल डिस्ट्रॉय होना चालू होंगे तो पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ ड्रग जैसे कि एंटी थायराइड ड्रग्स, लिथियम एंड अम्यूडेरोन भी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को सप्रेस करने का काम करते हैं, जिनकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है और पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ किसी पेशेंट को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो गया है, तो इस ट्यूमर की वजह से भी पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज स्टार्ट हो जाता है। सो ये तो था एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू टॉक्सिक एडिनोमा और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर where nodules in the thyroid produce excess hormone. Viral thyroiditis may temporarily increase thyroid hormone release, which causes hyperthyroidism. In newborns, hyperthyroidism can occur due to maternal antibodies produced in Graves' disease. Other causes include excess iodine intake and drugs such as amiodarone. हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन कॉज होता है ग्रेव्स डिजीज, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज है तो उस पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होने के भी चांसेस रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर टॉक्सिक एडिनोमा हो चुका है या फिर टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर हो चुका है, तो इन दोनों के वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को वायरल थायरोइडाइटिस है, तो वायरल थायरोइडाइटिस की वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है।
अगर फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज हो चुका है, तो ग्रेव्स डिजीज होने की वजह से जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, वो न्यूबॉर्न बेबीज को भी हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ-साथ अगर कोई पेशेंट आयोडीन का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो आयोडीन के इनटेक की वजह से भी काफ़ी सारे पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। और इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे कि अम्यूडेरोन, जिनकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। सो ये तो था एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि थायराइड डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन डिजीज के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देख लेते हैं। मेजर सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, लिथार्जी, डिप्रेशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड। पेशेंट्स में ऑल्सो हैव वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, हेयर लॉस एंड ब्रिटल नेल्स, bradycardia, puffiness of face, hoarseness of voice, memory problems, and mood changes are also common. Women may experience menstrual disturbances or infertility. In children, hypothyroidism can cause delayed growth and development, and in severe untreated condition, it may result in cretinism. हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को फटीग एंड लिथार्जी काफ़ी ज़्यादा फील होता है। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोल्ड से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को ठंड काफ़ी जल्दी लगने लगता है। जिन पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ऐसे पेशेंट का वेट काफ़ी जल्दी गेन होने लगता है। इसी के साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन एंड हेयर लॉस भी होने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का जो नेल होता है, वो काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट का जो नाखून है, वो काफ़ी जल्दी टूटने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया कंडीशन भी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि इन पेशेंट का जो हार्ट रेट है, वो कभी-कभी स्लो होना भी चालू हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का जो फेस है, वो काफ़ी पफी हो जाता है, यानी कि इन पेशेंट का फेस थोड़ा-सा सूजा हुआ हमें दिखाई देता है। इसी के साथ-साथ पेशेंट का जो वॉइस है, वो काफ़ी भारी हो जाता है, पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम भी होने लगते हैं, एंड कुछ पेशेंट को मूड चेंजेस भी होने लगते हैं। अगर किसी वुमेन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है, तो वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस होने लगता है, और कुछ वुमेन इनफर्टाइल भी हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज हो गया है, तो इन बच्चों के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी स्लो होने लगता है, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक नहीं किया गया, तो बच्चों को क्रिटिनिज्म नाम का डिजीज भी हो जाता है, जिस दौरान पेशेंट का जो मेंटल हेल्थ होता है एंड जो फिजिकल हेल्थ होता है, वो पूरी तरह से ग्रो होना बंद कर देता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। मेजर सिम्टम्स इंक्लूड वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज्ड एपेटाइट, हीट टॉलरेंस, स्वेटिंग, palpitation, tremors, anxiety, insomnia, muscle weakness, frequent bowel movement, hair thinning, brittle nails and goiter। हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन सिम्टम होता है वेट लॉस। ऐसे पेशेंट का वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगता है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली लॉस होने लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट हीट इनटॉलरेंस होते हैं, यानी कि इन पेशेंट को गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगता है, जिन वजह से इन पेशेंट के बॉडी के अंदर स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है। इसी के साथ-साथ इन पेशेंट्स को पाल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड मसल वीकनेस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का जो बोवल मूवमेंट है, वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है, जिन वजह से इन पेशेंट को लूज मोशन आना भी स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ-साथ इनका हेयर काफ़ी थिन होना चालू हो जाता है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं एंड गॉइटर भी होना चालू हो जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि थायराइड डिसऑर्डर्स को बिना किसी मेडिसिन या ड्रग के जरिए किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से ठीक किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एडिक्वेट आयोडीन इनटेक। अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपने खाने के अंदर आयोडीन के इनटेक को बढ़ाना होगा। अगर आयोडीन के इनटेक को बढ़ाएंगे, तो ऐसे पेशेंट के बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल भी बढ़ेगा,
जिन वजह से पेशेंट का हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। दूसरा है हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर वेट कंट्रोल। अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को अपना डाइट काफ़ी हेल्थी रखना चाहिए और वेट को भी काफ़ी कंट्रोल में रखना चाहिए एक्सरसाइज के ज़रिए। इसके बाद है अवॉइड स्मोकिंग। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए या तो स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है क्विट स्मोकिंग। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट कर देना चाहिए, पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। दूसरा है स्ट्रेस रिडक्शन एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। जिन पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो चुका है, ऐसे पेशेंट को अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। इसी के साथ साथ अपना जो हेल्थ होता है, जो लाइफस्टाइल होता है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेसिव आयोडीन इनटेक। जिन पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज हो चुका है, ऐसे पेशेंट को आयोडीन का इनटेक काफ़ी कम कर देना चाहिए। अगर आयोडीन का इनटेक कम करेंगे, तो इनके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल भी कम होना चालू होगा, जिन वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। तो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेडिसिन एंड ड्रग का इस्तेमाल करके थायराइड डिसऑर्डर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को देख लेते हैं। इसका पहला ड्रग है लीवोथायरोक्सिन। इन ड्रग को सिंथेटिक T4 भी बोला जाता है। ये ड्रग सबसे मेन ड्रग होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एंटी थायराइड ड्रग्स। इसके एग्जांपल है कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये तीनों के तीनों ड्रग काफी इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज को मैनेज करने के लिए। दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसको आयोडीन 131 भी बोला जाता है। ये ट्रीटमेंट उन पेशेंट के लिए होता है जिन पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये ड्रग पेशेंट के थायराइड ग्लैंड के अंदर जाते हैं एंड थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिनकी वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स और इसके एग्जांपल है प्रोप्रेनोलॉल। ये ड्रग हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन एंड ट्रीमर्स, इनको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट है सर्जरी। अगर किसी पेशेंट का हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन काफी बेकार हो चुका है, काफी सीवियर हो चुका है, तो इन पेशेंट के अंदर डॉक्टर्स थायरॉइडेक्टोमी नाम का सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसके जरिए जो थायराइड ग्लैंड का पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। और जब थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्ट रिमूव करते हैं, तो पेशेंट के बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। यहाँ पर थायराइड डिसऑर्डर्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।